तमिलनाडु में चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, राजनीतिक हलचल तेज़ हो रही है। 23 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले जो ओपिनियन पोल्स और सर्वे आए हैं उसने बहुत ज़्यादा तहलका मचा के रखा है। कुछ ओपिनियन पोल और सर्वे में जो डीएमके है वो तो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन 3 ऐसे ओपिनियन पोल सामने आए हैं जो चौंकाने वाले नतीजे आने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनमें है अगर हम बात करें जेवीसी पोल की, वोट वाइब की और मैट्राइज की, इनके सर्वे जो हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि क्या तमिलनाडु में इस बार होगा बड़ा उलटफेर, एआईएडीएमके और बीजेपी चौंकाएंगे और विजय किसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसी को डिकोड करने की कोशिश आज हम अपने स्पेशल शो में करेंगे। मैं हूं आपके साथ रचना, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जी, एक्सपर्ट हैं। चलिए शुरू करें। वरुण, जो 3 सर्वे का नाम मैंने लिया है उसमें ऐसा क्या है जो हम कहें कि इस बार तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो सकता है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका। तमिलनाडु की राजनीति की जो आपने बात की, तो तमिलनाडु की राजनीति को प्रिडिक्ट करना एक बहुत मुश्किल कार्य है। और सर्वेस की आपने बात की, 3 ऐसे सर्वेस का आपने जिक्र किया जहां पर कि ऐसा लग रहा है कि एआईएडीएमके भारी पड़ रही है डीएमके गठबंधन पर। एआईडीएमके का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं डीएमके के गठबंधन के ऊपर बढ़त बनाता दिख रहा है। तो आपने जिक्र किया जेवीसी पोल का, वोट वाइब का और मैट्राइज का, इन तीनों का जिक्र किया। हालांकि ये बात सही है कि ज्यादातर ओपिनियन पोल्स ने अभी भी एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएमके गठबंधन को ही बढ़त दिखाई है। लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले तक, अगर मैं ज्यादा दूर नहीं है, 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले की बात करूं, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी भी सर्वे ने या किसी भी एक्सपर्ट ने ये बोला हो कि एआईडीएमके बढ़त पर है। सारे जो भी चर्चा का विषय था वो यही था, दो चीजों पर केंद्रित था। एक तो क्या एमके स्टालिन सत्ता में आएंगे तो कम सीटों के साथ आएंगे या पहले से ज्यादा सीटों के साथ आएंगे, ये चर्चा का विषय था। दूसरा, विजय की जो नई पारी शुरू की है उन्होंने, नई पार्टी जो अपनी टीवी के बनाई है, वो डीएमके को कितना नुकसान पहुंचाएगी। क्या वो वोट स्पॉइलर, तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वोट स्पॉइलर रहेगी और एक कहीं ना कहीं पे विपक्ष के वोटों को बांटेगी। तो इन्हीं दोनों चीजों पर चर्चा हो रही थी। कहीं ना कहीं एआईडीएमके और एआईडीएमके गठबंधन के ऊपर किसी ने भी उस तरीके से चर्चा नहीं की जिस तरीके से चर्चा करना बनता था। ऐसा ये 3 पोल दिखा रहे हैं और अब उस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैं कहूँ, अगर जेवीसी की बात करूं, वोट वाइब की बात करूं, मैट्रेस की बात करूं, ये तीनों जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जेवीसी पोल दिखा रहा है कि 131 से 150 के बीच, मतलब आप समझिए कि कितना तगड़ा झटका डीएमके को लगेगा अगर ये आसपास नतीजे इसके घूमते हैं। अगर वोट वाइब की बात करूं, 115 से 125 की बात कर रहे हैं, मैट्राइज 107 से 120, यानी ये तीनों ही नंबर्स, 118 आपको चाहिए, बहुमत से एनडीए वहां पर सरकार बनाती दिख रही है। आप कैसे मानते हैं, वोट परसेंटेज क्या दिखा रहे हैं और क्या कहते हैं ये सर्वे वहां पर? अगर ये तीनों फिगर्स, आपको लगता है कि फिगर्स के आसपास कहीं नतीजे घूमे तो? देखिए, तमिलनाडु के अंदर 234 विधानसभा क्षेत्र हैं और जैसा आपने कहा 118 वहाँ मैजिक फिगर है, मेजोरिटी बहुमत के लिए चाहिए। अब जो तीनों पोल का आपने जिक्र किया, पहले हम जेवीसी पोल की बात कर लेते हैं। जेवीसी पोल ने, इन तीनों पोल में भी जेवीसी पोल जो है उसने सबसे ज्यादा सीटें एआईडीएमके गठबंधन को दी है। और बहुत आश्चर्यजनक है वो जी, 150 तक पहुंचा दिया उन्होंने आंकड़ा, 150 तक पहुंचा दिया। 131 से 150 के बीच में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के गठबंधन को पहुंचाया। एआईडीएमके के गठबंधन में जैसा कि पता है भारतीय जनता पार्टी शामिल है, पीएमके शामिल है, एएमएमके शामिल है और कई छोटी बड़ी पार्टियां और भी हैं, जिसमें तमिल मनीला कांग्रेस हो गई या टीएमएमके हो गई, आईजेके हो गई, पीएनके हो गई, ऐसी कई। लेकिन प्रमुखता से बीजेपी और एआईडीएमके और पीएमके, ये एएमएमके जैसी पार्टी, टीवी दिनकरन की एएमएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। 150 तक जेवीसी पोल ने दिखाया है। डीएमके गठबंधन जिसमें कांग्रेस शामिल है, लेफ्ट पार्टीज हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, वीसीके है, एमडीएमके है, डीएमडीके है, विजयकांत की पार्टी जो है, और
कमल हसन जिन्होंने कि चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, वो भी डीएमके गठबंधन का समर्थन कर रही है। उनको 80 से 101 सीटें जेवीसी पोल ने दी हैं। जहां तक आपने वोट प्रतिशत की बात की है, तो जेवीसी ने जो एनडीए को वोट शेयर दिया है वो 40.10 से लेके 41.20 इसके बीच में दिया है, और डीएमके को 36.10 से 38.50, यानी कि लगभग 2 से 3% मतों का फर्क दोनों गठबंधन के बीच में दिखाया है। यही फर्क मुझे वोट वाइब और मैट्राइज के साथ भी दिखाई दे रहा है, 2 से 3% का वोट ऊपर नीचे है। जी, वोट वाइब और मैट्राइज में भी अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 2% मतों का फर्क दिख रहा है। वोट वाइब ने 41% एआईडीएमके गठबंधन को दिए हैं और 39% डीएमके गठबंधन को, जबकि मैट्राइज ने 40% जो है वो एआईडीएमके गठबंधन को वोट दिखाए हैं और 38% डीएमके गठबंधन को दिखाए हैं। इसमें सीटों में भी थोड़ा सा अलग थोड़ा सा है, लेकिन वोट वाइब ने 115 से 120 के बीच में सीटें दिखाई हैं, यानी लगभग एवरेज अगर निकाला जाए तो 120, जो कि बहुमत की संख्या से ज्यादा है, 2 सीटें ज्यादा है। लेकिन इन्होंने डीएमके की जो सीट बताई है 104 से 114 के बीच बताई है, यानी मैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख पा रही हूँ। आसपास ही दिख रही हैं दोनों ही गठबंधन। आसपास दिख रही हैं, लेकिन मैंने जैसा कि जिक्र किया कि अब आज से 15 दिन पहले तक तो आसपास की बात ही नहीं थी। आसपास का आना मतलब लास्ट टाइम देखिए, चुनाव है अप्रैल 23 को, आज हम खड़े हैं अप्रैल 9 पे। आज केरल के अंदर चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी के अंदर, असम के अंदर चुनाव चल रहा है इस समय, और अभी तक की जो देखने को मिल रहा है काफी जोरों शोरों से मतदाता वोट करने के लिए निकले हैं। तमिलनाडु में अभी 23 तारीख तक का हमें इंतजार करना है, अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। पिछले 2 हफ्ते तक कोई एआईडीएमके गठबंधन को मुकाबले में ही नहीं दिखा रहा था। अब हम यहाँ पे कम से कम ये जिक्र कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि काफी करीबी मामला है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है एआईडीएमके गठबंधन के लिए। कहाँ वो वक्त था जब मुकाबले की बात नहीं हो रही थी, एक तरफा माना जा रहा था एक तरीके से, 118 वो जो मैजिक नंबर है उसके लिए, और ये जो तीनों हैं ये तो बिल्कुल ही चौंकाने वाली फिगर्स लेकर आए हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि तमिलनाडु चुनावों को मैं जब से देख रहा हूँ, बहुत करीबी से मैंने तमिलनाडु के चुनावों को देखा है। जहाँ तक ओपिनियन पोल्स की बात है, ओपिनियन पोल्स तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर ठीक साबित नहीं हुए हैं। ये बात मैंने काफ़ी इन पुराने नतीजों को देखकर बोली है। अगर आप 2021 की बात करें, 2021 में ज़रूर पोल्स ने ये दिखाया था कि डीएमके गठबंधन बढ़त पर है, लेकिन कई पोल्स ने डीएमके गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त दिखाई थी, एक तरफा मुकाबला बताया था। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे वैसे नहीं थे। 159 सीटों पे जरूर डीएमके गठबंधन जीता, लेकिन एआईडीएमके गठबंधन को भी 75 सीटें मिली, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन ही कहा जाएगा विपक्ष में रहने के बाद भी। 2016 के अंदर भी किसी ओपिनियन पोल ने ये नहीं कहा था कि जयललिता की एआईडीएमके इतिहास रच देगी और वो दोबारा वापसी करेगी। 2011 में भी एआईडीएमके चुनाव जीती थी। 2016 में ज्यादातर ओपिनियन पोल्स ने डीएमके गठबंधन को बढ़त बताई थी, लेकिन उसके बाद भी एआईडीएमके 136 सीटें जीतकर सत्ता में आई। जयललिता फिर से लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी 2016 में। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उनका 2016 में ही निधन हो गया और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये जो बात आपने कही है कि वहाँ के ओपिनियन पोल और जो सर्वे होते हैं उतने सटीक तरीके से नहीं बैठते, क्यों तमिलनाडु के लोगों की नब्ज पहचानना इतनी मुश्किल है? देखिए, क्या वजह है इसके पीछे? जी देखिए, तमिलनाडु की को अगर हम देखा जाए तो रीजन्स में बांट सकते हैं। 4 से 5 प्रमुख रीजन्स हैं। तो अगर हम चेन्नई बेल्ट की बात करें तो चेन्नई बेल्ट में ट्रेडिशनली डीएमके काफ़ी मजबूत रही है, लेकिन जब एआईडीएमके सत्ता में आई है तब उसने चेन्नई के इलाके में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जो हम इन 3 सर्वे की बात कर रहे हैं, इन 3 सर्वे ने भी डीएमके गठबंधन को चेन्नई में कहीं ना कहीं मजबूत दिखाया है।
लेकिन जो सीटें उनकी जा रही हैं हाथ से चेन्नई से, वो AIADMK अगर जीत रही है तो वो फैक्टर TVK का बताया है, विजय का बताया है, जिसके बारे में हम और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोंगू बेल्ट जो है, कोंगू बेल्ट के अंदर जैसे कोयम्बटूर आता है, एरोड, करूर, सलेम, तिरुपुर जैसे जो जिले आते हैं, इसके अंदर ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर पे AIADMK गठबंधन काफ़ी मजबूत रहा है। और ये जो चुनाव के सर्वे जो आ रहे हैं, जिन्होंने ये बताया है कि AIADMK गठबंधन आगे रह सकता है, इन इलाके में AIADMK गठबंधन को बढ़त बता रहे हैं। इसके अलावा वन्यार बेल्ट यानी कि नॉर्दर्न रीजन जो उत्तर तमिलनाडु है, PMK क्योंकि वन्यार की रिप्रेजेंटेशन उनका ही प्रमुख रूप से माना जाता है, जो अंबुमनी रामदास, हालांकि PMK में अब डिवाइड हो गई है। अंबुमनी रामदास, पिता S रामदास दोनों अलग अलग रास्ते पे हैं। S रामदास इस समय शशिकला की जो नई पार्टी बनी है उसके साथ गठबंधन में है, लेकिन अगर प्रमुख रूप से माने चुनाव आयोग ने तो अंबुमनी रामदास को ही सिंबल अलॉट किया है PMK का, तो PMK के सर्वे सर्वा फिलहाल वही हैं टेक्निकल रूप से। वो जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे जिलों में उत्तर तमिलनाडु के अंदर भी, चाहे वो विल्लुपुरम हो, कड्डलौर हो, वेल्लोर हो, तिरुवन्नमलई हो, यहाँ पर भी AIADMK गठबंधन की बढ़त बता रहे हैं। ये क्यों नहीं पता लगा पाते हैं? वो इसी वजह से नहीं पता लगा पाते हैं क्योंकि काफी फ्रेगमेंटेड है। हर एक इलाके में हर अलग जाति जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। जैसे नॉर्थ बेल्ट में अगर DMK गठबंधन के पास VCK है तो AIADMK गठबंधन के पास PMK है। यहाँ पे प्रमुख मुकाबला इनको पारंपरिक तौर पे एक तरीके से एक दूसरे का राइवल माना जाता है। दक्षिण तमिलनाडु की जब बात हम करते हैं, दक्षिण तमिलनाडु के अंदर मदुरई के अंदर जब हम बात करेंगे, शिवगंगा की बात करेंगे, थेनी की बात करेंगे, टूटिकोरिन की बात करेंगे, रामनाथपुरम की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो थेवर वोट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब AMMK, अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम, जो TTV दिनकरन की पार्टी है, वो AIADMK गठबंधन के साथ है, तो वो इसलिए वो थोड़ा बहुत वहाँ पे पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन इस इलाके में करेंगे, ऐसा ये सर्वे बता रहे हैं। हालांकि कावेरी डेल्टा रीजन में अभी भी DMK को बढ़त ये सर्वे बता रहे हैं। अच्छा, ये जो सर्वे आए हैं इसमें कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर नेक टू नेक आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है? देखिए, नेक टू नेक कंपटीशन जैसे सदरन का इलाका है इस समय। AIADMK गठबंधन को जो पिछली बार सीटें मिली थी, जो 75 ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, उन्होंने पिछली बार भी कोंगू रीजन में बहुत अच्छा, कोंगू बेल्ट जो थी वहाँ पे, जो मैंने पहले बताया आपको, कोयम्बटूर का इलाका हो गया, एरोड का इलाका हो गया, वहाँ पे करूर का इलाका, सलेम का इलाका, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले भी दिया था। दक्षिण और उत्तर जो है वहाँ पे थोड़ा सा पिछली बार चूक गई थी AIADMK। इस बार मुझे लगता है दक्षिण जो तमिलनाडु है वहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि AMMK अब AIADMK गठबंधन के साथ है, मैं आपको एक बहुत रोचक तथ्य और बता दूं, अगर AMMK पिछली बार AIADMK गठबंधन के साथ होती तो 75 नहीं 95 सीटें जीतती। ये बहुत बड़ी AIADMK गठबंधन 95 सीटें जीतती और उधर DMK गठबंधन 159 से 139 पे आ जाता। ज्यादा से ज्यादा जो ये सीटें थी ये दक्षिण तमिलनाडु की थी। अगर हम AMMK और AIADMK के वोटों को जोड़ें तो 20 ऐसे क्षेत्र थे तमिलनाडु विधानसभा के जहां पर AIADMK AMMK के वोट काटने के कारण चुनाव हारा था। इसीलिए कहीं ना कहीं EPS ने, पलानीस्वामी ने इस बार कड़वा घूंट पीकर TTV दिनकरन को अपने गठबंधन में लाने का प्रयास किया और लाने में सफल और मुझे ओपिनियन पोल में उसका फायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है एनडीए को सीधा। ये तो दिख रहा है। अगर कल तक जो मुकाबले में ही कोई जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को नहीं मान रहा था, अगर हम ये कह दें कि क्लिफ हैंगर है, जिससे कि बहुत कांटे की टक्कर होती जा रही है, ऐसा लग रहा है, वो भी ऐन वक्त पे, और वो भी ऐसा कहा जाता है ना, जो आखिरी वक्त पे जो मोमेंटम मिलता है किसी पार्टी या किसी गठबंधन को, तो वो जो गठबंधन और पार्टी है वो बहुत खतरनाक हो जाती है, डेंजरस हो जाती है उस समय। अब हम टीवी के प्रोजेक्शन पर आए। टीवी के प्रोजेक्शन की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले ही इसे स्पॉइलर कहा जा रहा था और जब हम कहते हैं कि तमिलनाडु में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, और हमने जो 3 सर्वे का नाम लिया है उसमें बीजेपी और AIADMK को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए
कि विजय ने खूब चक्कर काटे हैं दिल्ली के भी, तो टीवी के क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगी, और वो हमें लगा था कि वो डेंट पहुंचाएंगे बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है, डीएमके को काटता हुआ दिख रहा है टीवी के। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है, खासतौर पे चेन्नई और मदुरई के रीजन्स हैं जो ये सर्वे बता रहे हैं, और ख़ासतौर पे फर्स्ट टाइम वोटर्स में, यूथ में, मतलब जो 18 से 30 साल के बीच में जो वोटर्स हैं उनके बीच में, और विमेन वोटर्स में, अर्बन इलाकों में, यानी चेन्नई, मदुरई, जो जैसे मैंने बोला, वहाँ पे टीवी के तमिलगा वेत्री कड़गम जो विजय की पार्टी है वो बहुत नुकसान पहुंचाती दिख रही है रूलिंग पार्टी को, यानी कि डीएमके को। आप जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं, चाहे यूथ का हो, चाहे विमेन का हो, चाहे अर्बन वोटर्स का हो, पता नहीं क्यों मुझे बार बार वो शुरुआत की आप याद आती हैं जब दिल्ली में उन्होंने एंट्री की थी आम आदमी पार्टी के नाम से। उस वक्त उन्होंने जो जो चीज़ें उनके फेवर में कही, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस वजह से वो दिल्ली में सरकार बना पाए। टीवी की का भी मुझे फोकस जो है वही दिखाई दे रहा है, वही 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए तमिलनाडु और दिल्ली की राजनीति को इतने सरल तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु की जो राजनीति है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दिल्ली के मुकाबले में। दिल्ली को तो देखिए सभी लोग बोलते हैं मिनी इंडिया है। दिल्ली में हर तरह के वोटर्स हर प्रकार के वोटर्स रहते हैं, और दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के जो मुख्य मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं, वो भी काफ़ी अलग अलग हैं। लेकिन पार्टियों का टारगेट जो इस बार है, जैसे टीवीके का खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने यूथ को टारगेट किया है, विमेंस को टारगेट किया है, अर्बन वोटर्स को टारगेट किया है, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डेंट बाकी पार्टियों के लिए साबित हो सकता है, डीएमके के लिए खास। नहीं, ठीक बात कही। जो विजय ने जो अपने जब पहला जो इनागुरल, जिसे कहते हैं इनागुरल, जो भाषण दिया था, जो पहला जो चुनावी भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो तमिल राष्ट्रवाद है, तमिल नेशनलिज्म, और द्रविड़ आइडियोलॉजी, जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, वो दोनों 2 आँखों की तरह है। तो द्रविडियन राष्ट्रवाद की जब और तमिल राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो सबसे पहला नाम तो कहीं ना कहीं डीएमके का ही निकल कर आता है। तो ये लोग तब भी ये मानकर चल रहे थे क्योंकि रूलिंग पार्टी है तो विजय को मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि ठीक है, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए हैं टीवीके के, लेकिन सारे लोग, हम लोग हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, सारे पोल वाले हो गए, 2 ही चीज़ों में बांट कर देख रहे हैं विजय को, या तो किंग मेकर या स्पॉइलर। कोई उनको किंग बनाने को तैयार नहीं है। अब जो जिन 3 सर्वे का हमने जिक्र किया उससे भी साफ पता चल रहा है कि किंग मेकर तो फिलहाल इन 3 सर्वे में वो नहीं है, बन रहे, स्पॉइलर ही बनते दिख रहे हैं, और किंग बनने की तो इस जगह इन तीनों सर्वे में बात दिख नहीं रही। जरा डिटेल में समझाइए, कितनी सीटें, कितनी वोट परसेंटेज? जी देखिए, जेवीसी के पोल में 12 से 14 से थोड़ा प्रतिशत वोट दिया गया है, और 0 से 3 सीटें दी गई हैं। वोट वाइब के सर्वे में 13% वोट दिए गए हैं और 2 से 8 सीटें दी गई हैं। मेटराइज के पोल में 16% वोट, ये सबसे ज़्यादा वोट इन तीनों में मेटराइज ने दिया है, 16% के करीब वोट दिया है, और 5 से 12 इसमें भी सबसे ज़्यादा सीटें इसी ओपिनियन पोल ने दिखाई। मेटराइज ने 5 से 12 सीटें। और ये बहुत चौंकाने वाली बात भी है कि 45% वुमेन वोटर्स का झुकाव इनकी तरफ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, डीएमके भी लोक लुभावन योजनाओं के तहत महिलाओं को लुभाने की बहुत कोशिश कर रही है। तो अगर महिलाओं का वोट, देखिए एआईडीएमके अगर अपना इंटैक्ट रखती है और महिलाओं के वोट डीएमके के खाते से निकल के टीवीके में जाते हैं, तो नुकसान डीएमके अलायंस का होना तय है। और ये जो सर्वे बता रहे हैं, ये भी यही बता रहे हैं कि टीवीके जो है वो डीएमके गठबंधन का एआईडीएमके गठबंधन के मुकाबले में ज्यादा नुकसान कर रही है। तो ये तीनों गठबंधन का निचोड़ यही है कि एआईडीएमके नहीं बल्कि डीएमके गठबंधन का ज्यादा नुकसान विजय इस समय करते दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा एनालिसिस की तरफ बढ़ूं, 2016 के इलेक्शन देखा, 21 का देखा, 24 का देखा, इन सब इलेक्शन का निचोड़ आपको क्या दिखाता है? देखिए, अगर मैं 2 विधानसभा चुनावों की बात करूं, 2016 और 2021, तो जो पिछला चुनाव था, जैसा मैंने कहा, डीएमके गठबंधन में कांग्रेस तब भी थी, आज भी है, लेफ्ट। डीएमके गठबंधन में देखिए कोई ज़्यादा बदलाव इस समय हुआ नहीं है। डीएमके गठबंधन में सिर्फ डीएमडीके
जो हैं वो शामिल हो गई है। उस समय विजयकांत जिंदा थे, इस समय विजयकांत का देहांत हो चुका है। उनकी जो पत्नी है प्रेमलता विजयकांत, वो खुद चुनाव लड़ रही हैं वृद्धाचलम से, जो कि विजयकांत ने एक बार असेंबली में रिप्रेजेंट की है वो सीट। 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक यही डीएमडी के मेन पार्टी है। कमल हसन तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उनको काउंट करना जायज़ भी नहीं होगा, लेकिन वो गठबंधन लगभग वही है। जहां तक एआईडीएम के गठबंधन की बात है, जो 2021 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और 75 सीटें मिली थी, 66 एआईडीएमके को मिली थी, 5 पीएमके को मिली थी और 4 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वो गठबंधन भी अब इंटैक्ट है। अब उसमें भी एएमएमके का एडिशन हो गया है और छोटी पार्टियों के अलावा। तो 45.38% डीएमके गठबंधन को पिछली बार वोट मिला था और 39.5 या 6 के करीब एआईडीएमके गठबंधन को मिला था। तो डिफरेंस, जो मतों का डिफरेंस था, वो इतना ज्यादा नहीं था। 4 से 5% का जो अगर स्विंग हो जाता है, अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर डीएमके गठबंधन से 3-4% का टीवीके ने, और टीवीके को बता रहे हैं कि भाई 16% भी दिया है, 13% भी दिया है, 14% भी दे रहे हैं मत, अगर 7 या 8% उसमें से आधा वोट प्रतिशत भी डीएमके का निकाल देते हैं और एआईडीएमके कहीं ना कहीं अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखती है या एएमएमके और अन्य पार्टियों के आने से 3-4% और बढ़ा देती है, तो कहीं ना कहीं डीएमके बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। ऐसे ही 2016 का मैंने जिक्र किया। 2016 का तो इलेक्शन कोई प्रेडिक्ट ही ढंग से नहीं कर पाया। जब जयललिता सत्ता में आई दोबारा से 2011 में, वैसे उनको लैंडस्लाइड मिला था। 2011 के चुनावों में विजयकांत की पार्टी के साथ जयललिता ने चुनाव मिलकर लड़ा था। 203 सीटें आई थी 234 पे से। डीएमके गठबंधन केवल 31 पे से मट गया था। उसके बाद 2016 में डीएमडीके से गठबंधन टूट गया था जयललिता का। जयललिता ने खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ा था, बिना किसी गठबंधन के। कोई गठबंधन में शामिल नहीं था। छोटी मोटी पार्टियां रही होंगी, वो भी एआईडीएमके के सिंबल पे लड़ी और जयललिता 136 सीटें लेकर आई थी। 40.88% वोट मिला था, यानी 41% वोट मिला था। डीएमके गठबंधन को भी लगभग 39.85%, यानी लगभग 1% वोट का फर्क था। लेकिन सीटें अच्छा खासा अंतर 98 हो गई उन दोनों के। ये किस वजह से हुआ? कांग्रेस की वजह से। 41 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 8 सीटें लेके आई। और डीएमके जो है उस वक्त एक मजबूत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर उभरी। जी, वही मैंने बताया। जो 98 इस अलायंस को मिले थे, उसमें डीएमके जरूर मजबूती से उभरा। 2011 के चुनाव में, जैसा मैंने कहा, कंप्लीट डेसिमेशन हो गया था डीएमके का। जैसा मैंने अपने पिछले शो में भी जिक्र किया था कि ऐसी हालत हो गई थी कि डीएमके के हाथ से नेता विपक्ष का पद भी निकल गया था। 23 सीटें केवल डीएमके की आई थी और डीएमडीके, विजयकांत की पार्टी 41 सीटों पे लड़के 29 सीटें जीत गई थी और विजयकांत लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। ये तो बात हुई साल 2016 की, लेकिन जब हम अगले इलेक्शन पर आते हैं, 2021 के विधानसभा इलेक्शन पर आते हैं, तो डीएमके जो अलायंस में थी 159 सीटों के साथ वापसी करती है और एआईएडीएमके जो कि एनडीए के साथ उस वक्त गठबंधन में थी 75 सीटें उस वक्त हासिल करती है। यानी आप देखिए 2016 का चुनाव और उसके बाद जब सत्ता बदल गई, सीटें कितनी ऊपर नीचे हो गई। क्या आपको लगता है ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन था वो 2026 के भी चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, तमिलनाडु का जैसे मैंने जिक्र किया, तमिलनाडु जाना जाता है डिसाइसिव वर्डिक्ट्स देने के लिए। देखिए, हंग असेंबली नहीं हुई है। हंग असेंबली इन द सेंस कि तमिलनाडु के अंदर या तो गठबंधन में ही चुनाव लड़े गए हैं और वो गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन हुए हैं, प्री पोल अलायंसेस हुए हैं। पोस्ट पोल अलायंसेस का जिक्र में तमिलनाडु में मुझे याद नहीं पड़ रहा कि पोस्ट पोल अलायंसेस के बाद जोड़ तोड़ करके सरकार इस बार संभावना दिख रही है क्या आपको? देखिए, विजय के ऊपर डिपेंड करता है विजय को, लेकिन अभी तक कोई खास वोट मिलते हुए दिख नहीं रहे हैं। स्पॉइलर ही दिख रहे हैं। स्पॉइलर ही दिख रहे हैं। वोट प्रतिशत कितना रहता है उस दिन, कितने वोट पड़ते हैं, कितने लोग वोट डालने के लिए आएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी तक देखिए, अगर मैं बात करूं 2021 की, 159 सीटें डीएमके गठबंधन को आई, बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी थी। 2016 में जयललिता को कंफर्टेबल मेजोरिटी आई, 136 सीटें आई एआईडीएमके को। 2011 में कंप्लीट स्वीप 203 एआईडीएमके गठबंधन को। 2006 में डीएमके
जरूर 96 सीटों पे सिमट गई थी, लेकिन गठबंधन के साथ 163 सीटें जीती थी। उस समय कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था फॉर अ चेंज, और 34 सीटें लेकर आई थी कांग्रेस उस समय। हालांकि करुणानिधि ने तब भी कांग्रेस को शामिल नहीं किया था। लेकिन वरुण, तब से लेके अब तक 20 साल हो चुके हैं, तमिलनाडु की राजनीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन थे, वैसे ये सच है कि लोकसभा में अलग मुद्दों पर लोग वोट देते हैं, अलग चार्म होता है नेताओं का, लेकिन विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं और ज़्यादा जुड़ाव होता है, वो अपने सीएम चुन रहे होते हैं। 2024 में जो लोकसभा की सीटें वहाँ पर आई, जिसकी जितनी आई, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है? हालांकि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है डालेंगे, मुझे लगता नहीं वहाँ के चुनावी नतीजे, क्योंकि दोनों चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पर अलग लोगों के साथ लड़े जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि आप इन सर्वे को साइड में रखिए और हम 2024 पर चलें और उसे सामने रखते हुए यहाँ के इलेक्शंस को देखें, तो आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, 2024 और 2026 इसमें सबसे जो प्रमुख डिफरेंस है वो तो है विजय। विजय 2024 में चुनाव नहीं लड़े थे, उनकी पार्टी ने थी भी नहीं, चुनाव नहीं लड़ी थी। जब 2024 का चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी भी एआईएडीएम के गठबंधन के साथ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग गठबंधन बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, एक तरीके से कहा जाए पीएम के जो 2021 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और पीएमके ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन 2024 में एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ दिया था एनडीए के साथ। तब 2024 में पीएमके बीजेपी के साथ ही रही। बीजेपी ने 39 लोकसभा क्षेत्रों में से 10 सीटें पीएमके को अलॉट की। उस समय पिता पुत्र के बीच में अलगाव नहीं था। पीएमके भी एक ही पार्टी हुआ करती थी, अनबुमनी रामदोस और एस रामदोस। खुद जो अन्नामलई थे, के अन्नामलई, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो खुद चलकर एस रामदोस के घर गए थे और वहां पे गठबंधन पक्का किया था। इस गठबंधन ने 18% से ज्यादा वोट पाए। और जो एआईएडीएमके का गठबंधन था, एआईएडीएमके पिछली बार 2024 के चुनावों में डीएमडीके के साथ गठबंधन में था। जो डीएमडीके आज डीएमके के साथ है, एमके स्टैलिन के साथ चली गई है प्रेमलता विजयकांत, उनको 5 सीटें लोकसभा की देकर, और विजयकांत के पुत्र को भी विरुद्धनगर से चुनाव लड़ाया गया था, वो हार गए थे। 5 सीटें देकर एआईएडीएमके ने अपने पक्ष में कर लिया था। उस समय के कृष्णस्वामी की पुथिया तमिलगम पार्टी भी थी, पीटी भी इनके साथ ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन खाता नहीं खुल पाया था। 39 की 39 सीटें जो थी वो डीएम के गठबंधन ने जीती थी, लेकिन 23% वोट एआईएडीएमके डीएमडीके गठबंधन को भी मिला था। तो ये जो बीजेपी के साथ वापस आने की जो बात थी ना, ये तभी से शुरू हुई कि अगर आप जोड़कर देखें 23 और 18, 41% से ऊपर चला जाता है एनडीए। डीएम के गठबंधन को हालांकि तब भी 47% वोट मिले थे। एक का फर्क, जो 47-41 6% का फर्क था। और 2024 में जो एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया था वो थी सीमन की पार्टी भी, नाम तमिलार कच्ची, एनटीके। 8% से ज्यादा वोट उस पार्टी को मिले थे खुद अकेले चुनाव लड़कर। तो वो भी इस बार देखना पड़ेगा कि इन विधानसभा चुनावों में सीमन की पार्टी, अच्छा सीमन की पार्टी एकमात्र पार्टी है जो 117 पे पुरुष और महिलाओं आधा आधा उन्होंने दिया है, 50-50% उम्मीदवार उतारे हैं। उनका वोट प्रतिशत कैसा रहता है, विजय का वोट प्रतिशत कैसा रहता है, इस पे कंप्लीटली डिपेंड है। तो क्या तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, तमिलनाडु की, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तमिलनाडु के अंदर विधानसभा चुनावों को पोलस्टर्स उस तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं जिस तरीके की लोकसभा चुनावों को पकड़ पाते हैं, जो वेव इलेक्शन होते हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है, ये जो ओपिनियन पोल्स आए हैं 3, अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि डीएमके ने बाजी मार ली है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से ये पूरा बस चल रहा है कि आना तो डीएमके को ही है और आना तो स्टैलिन को ही है। लेकिन इन 3 जो पोल्स के आने के बाद थोड़ी पिक्चर में बदलाव होता दिख रहा है। और क्या पता लोग इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हो, वहाँ पर किसी नए को वो चाहते हो कि नया कोई शख्स आए और कोई नई सरकार वहाँ पर लोगों को लीड करे, कुछ नई चीज़ें लेकर आए और विजय स्पॉइलर साबित होंगे या फिर वो किंग मेकर साबित होंगे,
कम से कम सामने जो सर्वे हैं वो स्पॉइलर ही बता रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को हो जाएगा साफ। बिल्कुल 4 तारीख को साफ हो जाएगा। विजय क्या करेंगे, हाँ। जहाँ तक ये बात है पोलस्टर्स की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कहना क्या सही होगा, किसका सही होगा, लेकिन मैं जब ये जिक्र कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना जिक्र करना चाहता हूँ, इस बात के ऊपर बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जो मुकाबले में नहीं था, अब ओपिनियन पोल्स उसको मुकाबले में लेकर आए हैं। हाँ। तो जो ये लास्ट टाइम का जो मोमेंटम जो बार बार कह रहा हूँ, कहीं ये बड़ा बाजी ना बदलाव। पलट दे, ये मेरा कहना है। तो वो 4 तारीख को साफ हो जाएगा। 23 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को नतीजे हैं। और इस बार ये जो तीसरा बड़ा फैक्टर आप बता रहे हैं, तीसरे को लेकर आए हैं इस ओपिनियन पोल में, क्या वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाता है और ओपिनियन पोल क्या नतीजों में बदल पाएंगे, ये देखना होगा 4 तारीख को। तब तक करना होगा हमें इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, धन्यवाद। इतने अच्छे से डिटेल में लोगों को समझाने के लिए। धन्यवाद।